हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर से रैंडमली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हर एक प्रॉब्लम्स किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। 2 पिट बॉल्स। सो पिट बॉल्स क्या है? पिट बॉल्स आप ऐसे याद रख सकते हो कि दे आर बेसिकली कंडक्टिंग बॉल्स। ठीक है, so 2 pit balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये एक रिजिड सपोर्ट है और एक ही पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से 2 स्ट्रिंग के मदद से 2 पिट बॉल को सस्पेंड किया गया। ठीक है, और दोनों में चार्ज इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अभी क्या होगा? दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? इसमें सेपरेशन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और एक पार्टिकुलर सेपरेशन में जाके ये दोनों पिट बॉल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। मतलब नेट फोर्स ऑन अ पिट बॉल विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। ठीक है, तो ये फिगर स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो फिलहाल आप इस फिगर पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है ना। सो दिस इज द कॉमन पॉइंट जहां से 2 पिट बॉल्स को सस्पेंड किया गया था। ठीक है, और इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। क्लियर? सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पूरा नहीं देखा, फिर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। सो ये एंगल मान लेते हैं थीटा। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। इन दोनों में चार्ज मान लेते हैं Q है, मास मान लेते हैं M है, तो नीचे की ओर लगेगा क्या? mg, वेट, पिट बॉल का वेट। ठीक है ना, जो कि नीचे की ओर एक्ट करेगा। ठीक है ना, ये चार्ज इस चार्ज के लिए किस और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इस और। कैसा फोर्स? चार्ज के बीच में कैसा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, ये स्ट्रिंग में भी एक फोर्स आएगा बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। ये स्ट्रेच किया हुआ स्ट्रिंग है, तो इसमें भी एक फोर्स आएगा। कैसा फोर्स? टेंशन। टेंशन का डायरेक्शन कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि टेंशन ऑलवेज पुल्स। टेंशन हमेशा क्या करता है? पुल करता है। ठीक है ना, खींचता है। तो इस पिट बॉल को अगर खींचेगा टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, तो किस ओर खींचेगा? इस ओर खींचेगा। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अभी हम लोग टेंशन को क्या करेंगे? कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। सो अगर ये एंगल थीटा है, सो ये एंगल भी थीटा है। क्लियर? अगर इस और टेंशन है T, तो इस और क्या कंपोनेंट होगा? यस, इन सब में आप लोग एक्सपर्ट हो। इट्स T cos थीटा, और इस और कंपोनेंट क्या होगा? T sin थीटा। नाउ बिकॉज द पिट बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, आप सेम टू सेम चीज यहां पे भी देख सकते हो। किसी एक पे देखने से हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप यहां पे भी देख सकते हो। ठीक है ना। सो बिकॉज द पिट बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो T cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg होना पड़ेगा। T cos थीटा और mg इक्वल होगा, तभी जाके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं T cos थीटा इक्वल्स टू mg, और T sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू f होना पड़ेगा। T sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू f होना पड़ेगा, तभी जाके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल, ये और ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल। दैट इज व्हाई दिस पिट बॉल इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी ये इक्वेशन डिवाइडेड बाय ये इक्वेशन आप करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो टी गॉट कैंसिल आउट। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा। अच्छा, एक गलती किया मैंने, बात में गलती कर दी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। सो टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू एफ। तो यहां पे f लिखना था, मैंने लिख दिया mg। ठीक है, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्लियर? सो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स? f बाय mg।
इस रिलेशन को आप याद भी रख सकते हो कि ऐसा जब भी सिचुएशन आएगा, ऐसा जब भी केस आएगा, आप डायरेक्टली ये रिलेशन लिख सकते हो कि tan थीटा इक्वल्स टू एफ बाई एम जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सिमिलर, ये भी तो सिमिलर है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अच्छा, मैं क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट नहीं बोला आप लोगों को अभी तक, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अभी तक सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर सिचुएशन ऐसा होगा तो हम लोग ये रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हम लोगों ने क्वेश्चन तो पूरा नहीं देखा, यहां तक देखा था, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों को सिर्फ ये याद रखना स्टूडेंट्स कि अगर सिचुएशन ऐसा होगा तो हम लोग ये रिलेशन लिख सकते हैं। ये रिलेशन कैसे आया मैंने आप लोगों को दिखाया। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। ठीक है, तो इस बार जो है जिस पॉइंट से सस्पेंड किया गया दोनों स्ट्रिंग को, उस पॉइंट को चेंज किया गया सच दैट अभी ये डिस्टेंस y से कम के कितना हो गया स्टूडेंट्स? y/2। ठीक है ना, इसको यहां से निकाल के किसी दूसरे पॉइंट में लगाया गया सच दैट ये डिस्टेंस कितना रह गया? y/2। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम्स, अभी जो इन दोनों बॉल के बीच में इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो आपको निकालना है। ठीक है ना, वो आपको निकालना है। दैट मीन्स अभी इक्विलिब्रियम सेपरेशन r' मान लेते हैं, ये r' आपको निकालना है। क्लियर? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस बार ये एंगल थीटा था फर्स्ट केस में, तो यहां पे तो थीटा नहीं रहेगा, तो हम लोग ले लेते हैं थीटा डैश। ठीक है, और चार्ज तो सेम है दोनों पिच बॉल में, चार्ज तो सेम है लेकिन सेपरेशन तो बदल गया, इसलिए फोर्स सेम नहीं ले सकते। इस बार फोर्स ले लेते हैं एफ डैश, लास्ट केस में फोर्स लिया था एफ। ठीक है, और वेट तो स्टूडेंट सेम ही रहेगा, इट इज mg। मास तो सेम ही है ना पिट बॉल्स का, तो वेट भी सेम होगा। तो स्टूडेंट सेकंड केस के लिए, इस केस के लिए हम लोग इसको देख के रिलेशन लिख सकते हैं। क्या होगा स्टूडेंट्स? थीटा के जगह पे क्या होगा? यस, tan थीटा डैश। एफ के जगह पे क्या होगा? एफ डैश। क्यों फोर्स चेंज हो गया? क्या चार्ज में कोई चेंजेस है? नो। तो क्यों चेंज हुआ? सेपरेशन चेंज हो गया। ठीक है ना, और mg तो mg रहेगा, mg तो वेट था, वेट में क्यों चेंजेस आएगा? ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो लेट दिस बी इक्वेशन 2। दिस इक्वेशन इज फॉर दिस केस एंड दिस इक्वेशन इज फॉर दिस केस। एम क्या है? r' निकालना। ध्यान देते रहिए स्टूडेंट्स। सो हम लोग एक काम करते हैं, 1/2 कर देते हैं। ठीक है, सो tan थीटा by tan theta dash, 1/mg cancel, it is f by f dash। अभी सिर्फ ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स। tan थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर ना, सो दिस परपेंडिकुलर, दिस बेस। ये कितना है स्टूडेंट्स? r/2, ये टोटल r था, r/2 by y, सो r/2 अपॉन y। क्लियर? और tan थीटा डैश क्या होगा स्टूडेंट्स? tan थीटा डैश क्या होगा? r'/2 बाय y/2, सो r'/2 बाय y/2। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, रिलैक्स रहना है। f क्या था? इस पे इसके वजह से क्या फोर्स लग रहा है? सो इट्स k चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज यानी कि q स्क्वायर बाय सेपरेशन स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे q मल्टीप्लाइड बाय q, तो q स्क्वायर ही होगा। ये f डैश क्या था? इस केस में चार्ज पे क्या कहते हैं? पिच बॉल पे क्या फोर्स लग रहा है? ठीक है ना, बाय सेपरेशन तो चेंज हो चुका है, r डैश, तो r डैश स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है और यहां से r डैश को निकाल लेना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट वाई, ऊपर भी 1 बाई वाई, नीचे भी 1 बाई वाई, कैंसिल, क्लियर। नेक्स्ट यहां पे हाफ, यहां पे भी हाफ, कैंसिल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो ऊपर क्या है अभी फिलहाल? r/2, और कुछ है ऊपर? नहीं। नीचे क्या है? सिर्फ r', तो हो गया r/2 r', ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहां पे क्या है? 1/r², और नीचे क्या है? 1/r'², तो ये आ जाएगा ऊपर। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते स्टूडेंट्स, तो r' गया उधर, बन गया r'3, r² आया उधर, तो बन गया r³/2। तो यहां से r' क्या होगा? r' क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ r³, इट इज r, बाय क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2। तो कौन सा है स्टूडेंट्स आंसर? दिस वन। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा ध्यान दीजिए, उस जगह पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा कूल रह के, एकदम दिमाग को शांत रख के फिजिक्स पर ही आराम से समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है ना। और जैसे एक जगह थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसको छोड़ नहीं देना है, उसको लेके फिर से बैठना है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा गैप लीजिए, फिर से देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 small balls each having a positive charge Q coulomb are suspended by 2 insulated strings of equal length L meter from a hook fixed to a stand। अच्छा, ये मान लेते हुक है, और इसमें से 2 इंसुलेटेड स्ट्रिंग है जो सस्पेंडेड है, दोनों में चार्ज है Q कूलम, स्ट्रिंग का लेंथ है L मीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया स्टूडेंट्स? द होल सेटअप, पूरा जो सेटअप है, पूरा जो सिस्टम है, is taken in a satellite into space where there is no gravity। इस पूरा सेटअप को लिया गया कहां पे? स्पेस पे, और जहां पे ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी नहीं होगा तो स्टूडेंट्स क्या नहीं होगा? वेट ऑफ द बॉडी नहीं होगा, बॉडी का कोई वेट नहीं होगा, ठीक है ना। बिकॉज वेट क्या है? हम लोग जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही है वेट। दैट इज बेसिकली वेट। तो अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो वेट भी नहीं होगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये सिस्टम अगर अर्थ पे होता, ठीक है ना, अगर अर्थ पे होता तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है। थोड़ा रब कर लेता हूं मैं। अगर मैं इस सिस्टम को अर्थ पे छोड़ देता हूं, अर्थ के आसपास छोड़ देता हूं, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोगों ने देखा सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ एक एंगल में आके इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, और दोनों में से किसी भी बॉल में क्या क्या फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स? रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, वेट एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट्स ये सिस्टम, ठीक है ना, इस सेटअप को अगर आप स्पेस में लेके जाएंगे जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होगा, जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होगा, तो यहां से mg हट जाएगा, ठीक है ना। वहां से क्या हट जाएगा? mg हट जाएगा। यहां पे mg का क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स? mg ने, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, तो यहां पे होगा t cos थीटा। तो t cos थीटा को किसने बैलेंस किया? mg।
इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन टी कॉस थीटा को किसने बैलेंस किया? एमजी, लेकिन वहां पे तो एमजी है ही नहीं, ठीक है ना। ये कहाँ का बात कर रहा स्टूडेंट्स? अर्थ के आसपास, ठीक है। लेकिन जहां पे लेके गया स्पेस, वहां पे तो कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स? वहां पे आप जाके उसको ऐसे तो रिलीज कर दोगे, ठीक है ना, लेकिन रिपल्शन के वजह से ये हो गया आपका हुक मान लेते हैं, ठीक है ना। रिपल्शन के वजह से एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा किसी पोजीशन में इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम होने के लिए टी कॉस थीटा को mg चाहिए बैलेंस करने के लिए, लेकिन यहां पे तो mg होगा नहीं स्पेस में, तो ये और बढ़ता रहेगा, ऐसा करते करते यहां पे आके इक्विलिब्रियम पे आएगा। दोनों बॉल जो है इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक तो आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं बोला मैंने, क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स? द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल क्या होगा? कहां पे? वही स्पेस पे, ठीक है ना। एंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, किसी दोनों में से किसी एक स्ट्रिंग का, मतलब दोनों स्ट्रिंग में तो सेम ही टेंशन होगा, तो किसी एक स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है और दो स्ट्रिंग के बीच में एंगल क्या होगा वो निकालना है। तो वो तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, एंगल इज 180 डिग्री, एंगल इज 180 डिग्री। और अभी क्या निकालना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो इसमें है Q, इसमें है Q, तो क्या फोर्स होगा स्टूडेंट्स? रिपल्सिव फोर्स। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। और ये वायर स्ट्रेच्ड है, तो इस वायर में आ जाएगा क्या? टेंशन। क्लियर? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो इस बॉल पे क्या फोर्स लग रहा है? दो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके वजह से, ठीक है। और क्योंकि वायर स्ट्रेच्ड है, ये स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है, तो इस ओर लगेगा टेंशन, ठीक है ना। टेंशन क्या कर रहा है? इसको पुल कर रहा है। समझ में आया होगा, टेंशन ऑलवेज पुल्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज एन इक्विलिब्रियम, दिस बॉल इज एन इक्विलिब्रियम, तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके कैंसिल होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं T इक्वल्स टू F, implies T equals to, what is F? It is repulsive force on this charge due to this charge. तो लिखिए 1/4 pi epsilon naught प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाई Q। अब बोलेंगे 1/4 pi epsilon naught कैसे लिख लिया? स्पेस है, फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस में कांस्टेंट क्या होता है? 1/4 pi epsilon naught प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? ये डिस्टेंस कितना है? ये है एक स्ट्रिंग, ये है दूसरा स्ट्रिंग। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एक स्ट्रिंग का लेंथ है L, सो L, दिस इज ट्वाइस L, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? आंसर कौन सा हो गया? अच्छा, ये दोनों तो मैंने सेम ऑप्शन डाल दिया, तो एक से 2 हटा देता हूं, सेम ऑप्शन ही डाला ना। हाँ, कुछ किया मैंने गड़बड़ी ऑप्शन लिखते वक्त, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं ये दोनों सेम हो गया, ठीक है ना। एंड दिस इज द आंसर, बिकॉज एंगल कितना होना चाहिए? अच्छा, इसको एंगल चेंज कर देता हूँ, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल इज 180 डिग्री बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज 1/4 pi epsilon naught Q square by 2s L whole square, ऑब्वियसली न्यूटन। सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट चार्ज Q moves from point P to point S along the path PQRS in a uniform electric field as shown in figure. तो स्टूडेंट्स, ये जो रीजन है, this is a region of uniform electric field, and electric field किस ओर है? It is along x-axis, it is along x-axis। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन में एक पॉइंट चार्ज Q मूव किया P से S। किस पाथ से मूव किया?
पी क्यू आर एस। ठीक है ना, पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो मूव किया किस और, पी से क्यू गया, क्यू से आर गया, आर से एस गया, फ्रॉम पी टू एस। पी टू एस मूव किया अलोंग दिस पाथ। पी क्यू आर एस का ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन बाय द फील्ड। फील्ड मतलब यहां पे कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है तो ऑब्वियसली चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है तो चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो क्वेश्चन में बेसिकली बोल रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को शायद याद होगा इन क्लास 11 आप लोगों को पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगर आपको याद ना भी हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है स्टूडेंट्स तो पार्टिकल किस पाथ से मूव कर रहा है उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इस पर डिपेंड करता है ओनली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है ना, जैसे कि यहां पे चार्ज पी से एस कैसे गया, अलोंग द पाथ पी क्यू आर एस, अलोंग द पाथ पी क्यू आर एस। लेकिन आपको पाथ देखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वर्क कौन करेगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, आपको क्या बोला निकालने के लिए, क्या बोला, वर्क डन बाय द फील्ड, दैट मीन्स बेसिकली वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग निकालते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स, ई। ठीक है ना, ई वेक्टर दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड क्या है, ई। और किस और स्टूडेंट्स, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब आप क्या देंगे, डायरेक्शन आई कैप। ठीक है ना, हम लोग को पता है आई कैप मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लेते हैं। तो आप सिर्फ क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, किस पाथ से गया उसको देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए। सो बेसिकली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस वाज इनिशियल पॉइंट एंड दिस फाइनल पॉइंट। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका हेड और टेल का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है। हेड तो ओरिजिन है और टेल का कोऑर्डिनेट है a, b, 0। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हेड का कोऑर्डिनेट माइनस टेल का कोऑर्डिनेट, ये सब चीज 11 में पढ़ाया गया ना। तो 0 माइनस a, दिस माइनस a आई कैप, देन 0 माइनस b, इट इज माइनस b j कैप। 0 माइनस 0 तो नहीं चाहिए। ठीक है ना, अभी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी भी जगह पे, यहाँ पे किसी भी जगह पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ई वेक्टर। तो क्यू कितना एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज क्यू है, तो क्यू कितना एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स क्यू। सो दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ई वेक्टर। तो क्यू कितना एक्सपीरियंस करेगा, क्यू टाइम्स ई वेक्टर। ठीक है, ध्यान। सो ई वेक्टर क्या है, ई आई कैप, तो लिख लेते हैं ई आई कैप। ठीक है, डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लेते हैं माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप। ये सब आप बहुत फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा क्यू ई मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए, तो माइनस ए क्यू ई
आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। देन क्यू ई मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी, तो माइनस बी क्यू ई आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स क्लास 11 से आप लोग को याद होगा कि आई कैप डॉट आई कैप सेम यूनिट वेक्टर डॉट सेम यूनिट वेक्टर का मतलब सेम यूनिट वेक्टर डॉट सेम यूनिट वेक्टर क्या होता है 1, और अगर यूनिट वेक्टर अलग अलग हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, ठीक है ना। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा 1, ठीक है। तो 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है, और आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा 0, तो ये टर्म तो हो गया 0, तो बचा ये मेरे पास, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा है स्टूडेंट्स, दिस वन। समझ में आया होगा, काफी इजी था। क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए चार्ज्ड बॉल बी hangs from a silk thread S. This is the silk thread S, which makes an angle theta with a large charged conducting sheet P. So this is a charged conducting sheet P, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा सा large. The surface density of the sheet is proportional to, and options are given. So students आपको ये पता होना चाहिए कि if this is a sheet, देखने में ये रॉड लग रहा है but it is a sheet, ऐसे रखा गया, ठीक है ना। So if this is a sheet and its charge per unit area, or you can say surface charge density is sigma, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर होगा स्टूडेंट्स, यस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज रखना होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, यस ड्यू टू अ शीट, ड्यू टू अ लार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना स्टूडेंट्स। कंसंट्रेट। सो दिस इज द चार्ज्ड बॉल बी, दिस इज द चार्ज्ड बॉल बी। तो इस ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी अभी मैंने डिस्कस किया, इस ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इसमें चार्ज है क्यू, तो ये इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू ई। अगर इस चार्ज्ड बॉल में चार्ज है क्यू, तो इस ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, मान लेते ई, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू टाइम्स ई, बिकॉज यूनिट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है ई, तो एंड क्यू विल एक्सपीरियंस क्यू टाइम्स ई। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, नो। नेक्स्ट ध्यान देना है, इस डायरेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, यस टेंशन, राइट। कोई प्रॉब्लम, नो। और इसका मास मान लेते हैं m है, बॉल का मास मान लेते हैं m है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा वेट, यानी कि mg, ठीक है ना। नेक्स्ट टेंशन को हम लोग ब्रेक कर देते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो इस टेंशन का कंपोनेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, टी कॉस थीटा, और इस टेंशन का कंपोनेंट क्या आएगा, टी साइन थीटा। क्लियर, ये फिगर दिया हुआ था, ठीक है ना, दिस फिगर वाज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ प्लीज कंसंट्रेट, प्लीज कंसंट्रेट। तो ये तो अभी इक्विलिब्रियम पे है, दिस बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू ई, क्लियर। एंड टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी। टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स,
mg। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये डिवाइडेड बाय ये कर देते हैं, तो टी टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है ना। क्यू के जगह पे क्यू रखते हैं। व्हाट इज क्यू? व्हाट इज क्यू? इस पेंडुलम में कितना चार्ज है, पेंडुलम नहीं सॉरी, इस बॉल में कितना चार्ज है, पेंडुलम भी बोल सकता है। सो इस बॉल पे कितना चार्ज है, इट इज क्यू। क्लियर। एंड ई, व्हाट इज ई? ई है इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, जो हम लोग को पता है कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया इन दिस शीट, और यू कैन से सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर। तो दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन कर रहा था, सो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, mg। क्लियर। सो इम्प्लाइज सिग्मा इक्वल्स टू, सबको इस लेके आ जाते हैं स्टूडेंट्स, सिग्मा इक्वल्स टू mg एप्सिलॉन नॉट mg, सही था, एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू। ठीक है ना स्टूडेंट्स, टेन थीटा। ठीक है। व्हाट इज m? मास ऑफ द बॉल, इट इज अ कांस्टेंट। g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a given place, it is constant. Epsilon naught is a constant. Q is charge of the ball, it is also constant. So clearly you can see that sigma is proportional to tan theta. So this is the answer. समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The force experienced by the charge placed at the vertex A, ठीक है ना, इस चार्ज पे फोर्स का बात कर रहा है, इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। ठीक है, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, दिस इज BC, दिस इज BC, और ये है BC का नॉर्मल। दिस इज BC and this is the direction which is normal to BC। क्वेश्चन में बोला कि इस चार्ज पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है। ठीक है ना, इस डायरेक्शन मतलब along the direction normal to BC। I repeat, वर्टेक्स A में जो चार्ज है उसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है along this direction, that is the direction normal to BC। Clear students? क्वेश्चन समझ में आया? एंड ऑब्वियसली दिस फिगर इज गिवन, सो ध्यान देना स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग ए पे नेट फोर्स का डायरेक्शन देख लेते हैं। ठीक है ना, नेट फोर्स, क्वेश्चन में सिर्फ नेट फोर्स नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला कि इस पे सिर्फ नेट फोर्स निकालना है, बोला नेट फोर्स अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू BC, मतलब BC का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, BC का जो नॉर्मल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस चार्ज पे नेट फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो ये चार्ज जो है इस चार्ज की वजह से, प्लीज कंसंट्रेट, ये चार्ज इस चार्ज की वजह से किस और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियसली इस और, पॉजिटिव पॉजिटिव ना, तो ये चार्ज इसके लिए रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, मैंने उस फोर्स को क्या नाम दे दिया, F। ठीक है, ये चार्ज इस चार्ज के लिए एट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, इसको भी मैंने F दे दिया। अब बोलोगे F कैसे दे दिया आपने? तो स्टूडेंट्स अगर आप चार्ज का मैग्नीट्यूड देखो तो यहां पे भी Q एंड Q था, यहां पे भी Q एंड Q है। ठीक है ना, आप बोलोगे इसमें तो माइनस है। स्टूडेंट्स फोर्स का मैग्नीट्यूड में, फोर्स का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, फोर्स का अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो उसमें तो चार्ज का साइन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसमें चार्ज का साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डायरेक्शन में उसका इंपॉर्टेंस आएगा। सो क्यू क्यू, यहां पे भी क्यू क्यू, सेपरेशन इज ए, सेपरेशन इज ए। तो अगर
इस पे इसके लिए फोर्स लग रहा है F, तो इस पे इसके लिए भी फोर्स लगेगा F। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? Now clearly you can see that this is an equilateral triangle. This is an equilateral triangle. तो ये एंगल्स कितना होगा स्टूडेंट? 60। ये एंगल कितना होगा? 60। और तो फिर ये एंगल कितना होगा? 120। ठीक है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे तो यहाँ पे मुझे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का जरूरत नहीं है, तो ध्यान दीजिए, आप ही बोल दीजिए कि ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स और ये एक फोर्स, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो नेट फोर्स किस ओर होगा स्टूडेंट्स? नेट फोर्स किस ओर होगा? ऑब्वियसली इन दोनों का नेट फोर्स ठीक बीच में से जाएगा। क्यों बीच में से गया? बिकॉज दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो नेट फोर्स ठीक बीच में से जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो मुझे सिर्फ इतना बोलिए अभी कि इस चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस ओर लग रहा है, तो आप बोलेंगे इस ओर। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नेट फोर्स लग रहा है इस ओर। ठीक है, और मुझे निकालना है इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है ना? मुझे इस फोर्स का मतलब, मुझे तो नेट फोर्स निकालने नहीं बोला ना, मुझे बोला नेट फोर्स बीसी का नॉर्मल डायरेक्शन में कितना होगा, मतलब इस डायरेक्शन में कितना होगा ना। स्टूडेंट्स क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो डायरेक्शन है, मैं यहाँ का पार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूं। ठीक है ना? ये पार्ट एक्चुअली ये फिगर यहाँ का है, तो ये जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। तो स्टूडेंट्स इस फोर्स का इस ओर कोई कंपोनेंट हो ही नहीं सकता। आप लोगों का क्लास 11 से क्लियर होगा स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर का उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है ना? तो एफ नेट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, और आपको बोला कि इस और कितना फोर्स होगा वो निकालिए। ठीक है ना? दैट इज अलोंग द डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। Now because this direction is perpendicular to the direction of net force on the charge at A, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। सो आंसर इज 0। ठीक है ना? आपको ये बात याद रखना है कि किसी भी वेक्टर का उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है, तो देखता है। शोन बिलो इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, एंड दिस इज अ क्लोज सरफेस जिसका नाम है एस। ठीक है? सो शोन बिलो इज a distribution of charges. Next, the electric flux through the surface as is. ठीक है ना, ये जो सरफेस है जिसका नाम है S, इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो आपको निकालना है. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम गॉस थ्योरम हम लोग को पता है, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, इज 1/ε0 times the total charge enclosed by the closed surface. ठीक है ना. So it is equals to 1/ε0 times. आपको सिर्फ ये देखना है स्टूडेंट्स कि जिस सरफेस का बात हो रहा है उस सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया. सो हियर द सरफेस वी आर टॉकिंग अबाउट इज S. तो इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. सो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू का टोटल चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स, इट्स 0. सो आंसर इज 0. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है कि फॉर ए क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस
उसमें कौन कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट करता है? फॉर ए क्लोज सरफेस उसके सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या जा रहा है, उसमें कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट करता है? ओनली द चार्जेस विच आर एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ओनली वो सब चार्ज जो क्लोज सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इट इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। एंड टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस जब अगर देखेंगे तो इसके बाहर क्या है उसको हम देख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जैसे कि अभी बोला कि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ अंदर का चार्ज देखेंगे तो टोटल चार्ज क्या है? +q - q बिकम्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे और एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट दिस बी अ क्लोज सरफेस एंड दिस इज अनदर क्लोज सरफेस। इसका नाम मान लेते हैं S1 और इस क्लोज सरफेस का नाम मान लेते हैं S2। यहाँ पे चार्ज है Q1, Q2, Q3। अगर मैं अभी बोलूं स्टूडेंट्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस S1, क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर is 1/ε0 times the charge enclosed by the surface S1, by the closed surface S1। तो S1 के अंदर आपको क्या दिख रहा है? Q1 and Q2, so it's Q1 plus Q2। Similarly अगर आपको मैं बोलूं total electric flux through the surface through the closed surface S2, तो आप देखेंगे S2 के अंदर क्या क्या है। तो S2 के अंदर Q3 है, Q1 Q2 वो भी S2 के अंदर ही है, Q1 Q2 Q3 ये सब S2 के अंदर ही है। तो आएगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस क्लोज सरफेस S2, Q1 Q2 Q3। सो Q1 Q2 Q3 समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर?